हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, परमाणु की संरचना की बात कर रहे थे हम कि जो आपने कहा था कि पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है, या क्या कहेंगे, जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के आपका पूरा पदार्थ बना हुआ है उसको क्या कहा गया? एटम कहा गया, यानी परमाणु कहा गया। ठीक है, उस परमाणु से छोटा अभी कुछ और हो सकता है या नहीं, इसकी बात की जा रही थी। डाल्टन ने तो कह दिया था कि ये कैसा है, इंडिविजिबल है, यानी इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसको तोड़ नहीं पाएंगे, इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ यही सबसे छोटा है। बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स ने क्या बताया था कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल है जिनकी संख्या 34 से 35 तक हो सकती है। ठीक है, इतनी संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल वहां पर उपस्थित हो सकते हैं और इनको क्या नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया गया, जिनमें 3 पार्टिकल आपके बहुत मेन थे जो कि ज्यादातर सभी जगह पाए जा रहे थे या सभी एटम्स में थे, जिनको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस क्रम में मैं इनका नाम ले रही हूं इसी क्रम में इनकी खोज भी हुई थी, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, देन प्रोटॉन और उसके बाद लास्ट में न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोगों ने देख ली थी कि फेराडे ने चार्जेस की फ्लो की बात की, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात की, और वहीं पर उसी जो एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे लेकर गए जे टॉमसन, और उन्होंने क्या किया? वहीं से पता लगाया कि आपका इलेक्ट्रॉन यानी कोई तो निगेटिव रे है या निगेटिव पार्टिकल है जो यहाँ किससे निकल रहा था, जो उन्होंने कैथोड रे लगाई थी। ठीक है, ग्लास ट्यूब ली थी, उसमें कैथोड और एनोड दो मेटल की रॉड लगा दी थी, या आप क्या कहेंगे, मेटल की स्लिट वहां पर लगा दी थी जिसको कनेक्ट कर दिया गया था और इसको हाई वोल्टेज पे रखा गया था। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया गया था? निर्वात बनाया गया था, या आप क्या कहेंगे, वैक्यूम क्रिएट किया गया था, और अक्रिय गैस वहां पर रखी गई थी जो कि हमने हीलियम कही। ओके, और क्या किया था? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी जो कि क्या करेगी? ग्लो करेगी। कभी ग्लो करेगी? जब यहाँ से वो कैथोड रेस क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी। ओके, फिर क्या किया गया था? यहाँ एनोड में होल कर दिए गए थे ताकि कैथोड को जगह मिल सके पार जाने के लिए। और क्या किया? टॉमसन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, साथ में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ओके, और डिफ्लेक्शन किस तरह से था? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स होंगे, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज या जो कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स थे वो किस तरह को डिफ्लेक्ट हुए? वो पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हुए। जब पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्शन देखा गया, उसका मतलब क्या था कि जो आने वाला पार्टिकल है वो अपने आप में निगेटिव होगा, ऋणावेशित होगा, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ को क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। और उसी निगेटिव पार्टिकल को जो कैथोड रे से निकल रहा था उसको क्या नाम दिया गया टॉमसन द्वारा? इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो भी उन्हें ही जाता है। ठीक है, तो 1897 के आसपास उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने? जे टॉमसन। ओके, उसके बाद उन्होंने किसकी बात की थी? जो उस पर आपका चार्जेस आ रहे थे अलग अलग। तो चार्जेस आपने देखा था, चार्जेस और द्रव्यमान का आपने क्या देखा था? रेशियो देखा था, जो कितना आ रहा था? 1.759882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आ रहा था। फिर आपने क्या कहा था कि उस पर आवेश और द्रव्यमान का जो क्या होगा? अनुपात होगा, उससे हम क्या पता कर लेंगे कि आवेश कितना है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो उसका आवेश कितना हो गया था आपका? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया था, जिसको मिलिकन ने क्या कहा था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसमें आवेश होगा, जो कि उन्होंने क्या किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अपना किया था। ओके, इसके आधार पर आवेश आपको मिल गया था, आवेश और द्रव्यमान की मात्रा आपको मिल गई थी, उनका अनुपात मिल गया था, तो वहां से द्रव्यमान पता चल गया था। तो द्रव्यमान आपका कितना आ रहा था? 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻31 केजी के आसपास आ रहा था। ठीक है, तो उतना क्या था? उस पर द्रव्यमान था, जिस द्रव्यमान को आपने क्या कहा कि वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि 9.1094 कहेंगे, या कहीं कहीं पर आपका क्या लिखा रहता है?
-9 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इतने केजी क्या है आपके इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है, यानी -31 क्या दिखा रहा है, 10 की पावर -31 है। तो यानी 9 से डेसिमल शिफ्ट करेंगे 31 प्लेसेस लेफ्ट की साइड को, तो ये वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। ऑब्वियसली एटम कितना छोटा था जिसको हम देख भी नहीं पा रहे थे, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो वो कितना छोटा होगा और कितना ही हल्का होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने किसकी बात की कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता चल गया है कि वो अपने आप में क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड भी है, और उसका द्रव्यमान भी पता चल गया है, उस पर आवेश जो है निगेटिव है वो भी पता चल गया है, ठीक है। अभी दूसरा कोई पार्टिकल किसने सोचा, गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन का नाम यहाँ पर आता है, और गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी में उसने एक्सटेंड किया। तो उसने क्या किया, ग्लास ट्यूब उन्होंने भी ली, ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने भी दो क्या लगा दी, एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड लगा दी, ठीक है। ये आपका निगेटिवली चार्ज क्या हो गई, कैथोड हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गई, एनोड, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, इस तरह से उसके टर्मिनल्स बना दी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें भी आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह सेम वही सब सारी चीजें चलेंगी। अभी उन्होंने क्या किया, जो पहले निर्वात कह रहे थे, यहाँ पर उन्होंने गैस की थोड़ी मात्रा बढ़ा दी, ठीक है। और इस तरह से क्या किया, पूरा इक्विपमेंट सेट किया अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है, कुछ रेज यहाँ से निकलती है, कहाँ से, आपके एनोड से। थॉमसन ने क्या किया था, उन रेस को समझने के लिए व्हील लगा दिया था, बीच में एक पहिया लगा दिया था, और अगर वो घूमेगा, क्या जब भी यहाँ पर कनेक्शन दिया जाएगा, अगर वो पहिया घूमता है तो उसका मतलब जो कैथोड रेज निकल रही हैं उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। यहाँ पर सेम गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, आपका यहाँ पर पहिया लगा दिया और बोला कि क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे कि उनमें द्रव्यमान है कि नहीं, ठीक है। इतना सब करने के बाद क्या हुआ, यहाँ क्या दिखाई दिया, ग्लो दिखाई दिया। अभी यहाँ फ्लोरिसेंट आपकी स्क्रीन लगा देंगे, किसके पीछे, कैथोड के पीछे, और कैथोड को कैसा कर दिया जाएगा, जैसे एनोड को किया था, इसके बीच में होल बना दिए जाएंगे, ओके। ये आपकी कैथोड है और इसमें होल बना दिया, यानी इन एनोड से निकलने वाली रेस को इधर जाने के लिए जगह मिल सके, ठीक है। कहाँ, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पहुंचने के लिए। जब ये इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे तभी ये चमकना शुरू करेगी, ओके। तो उन्होंने क्या कहा, गोल्डस्टीन ने, कि एनोड से भी कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है, और जो कहाँ चमक पैदा करती हैं, कैथोड के ठीक पीछे जो क्या लगी हुई है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है, उस पर चमक पैदा करती हैं। तो चूंकि ये कहाँ से निकल रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड से निकल रही है। ये आपका एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है, जो कि अपने आप में निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो एनोड से निकलने वाली रेज को गोल्डस्टीन ने एनोड रेज नाम दिया, और उनको बाद में क्या कहा गया, कैनाल रेज भी कहा गया। ये आपकी क्या हो गई, कैनाल रेज या एनोड रेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आता है कि जो आपका कैनाल रेज है या एनोड रेज है वो कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ये सब कौन बता रहे थे, ई गोल्डस्टीन बता रहे थे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, थॉमसन का ही एक्सपेरिमेंट लिया, बस उसमें कुछ थोड़े चेंजेस किए, जैसे जो निर्वात की मात्रा थी, गैस को वहां पर क्या किया जा रहा, बैलेंस किया जा रहा था, उसके प्रेशर को, वो सब उन्होंने मेंटेन करके रखा, ठीक है। लो प्रेशर एरिया और हाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया और क्या किया, वोल्टेज भी थोड़ा और डिक्रीज कर दिया। तो ये सब करने के बाद क्या देखा गया, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज। अभी क्या किया गया, फिर उन्होंने यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का क्या मतलब है, टर्मिनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका बना दिया पॉजिटिव टर्मिनल
ये बना दिया नेगेटिव टर्मिनल। दोनों जगह क्या किया गया, फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पर भी फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पर भी फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई। अभी क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, डेविएशन उनमें दिखाई दे रहा था, यानी वो अपनी सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो वो डिफ्लेक्शन किस प्रकार का था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज था तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को मुड़ रहा था। अभी कैनाल रेज क्या है, अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनका डेविएशन किधर को देखा गया, इनका डेविएशन देखा गया निगेटिव की साइड को। जब ये रेज निगेटिव टर्मिनल की तरफ को मुड़ी तो वहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अपने आप में ये रेज कैसी होंगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगी। तो यानी कैनाल रेज कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इतना किसने बताया, कैनाल रेज के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर लिस्टेड बिलो। पहला कहता है आपका, unlike cathode rays, the positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. ठीक है, तो जैसा आपने वहां देखा था वहां गैस पर ज्यादा निर्भरता नहीं थी, तो यहाँ कैनाल रेज क्या कर रही हैं, आपकी निर्भरता दिखा रही हैं, यानी किस प्रकार की गैस वहां पर है, गैस की प्रकृति कैसी है, वो निर्भर कर रहा है किसका, कैनाल रेज के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, the charge to mass ratio of the particle is found to depend on the gas from which these originated. ठीक है, चार्ज और मास का जो रेशियो है किसका, उस पार्टिकल का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि गैस जो आपको मिल रही है उसका ओरिजिनेशन कहां से होगा। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट आपका कहता है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत सारे चार्जेस को कैरी कर सकता है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑपोजिट टू द दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। ठीक है, तो यानी जो आपका कैनाल रे है या जो आपका एनोड से निकलने वाले पार्टिकल्स है वो ठीक किसके विपरीत बता रहे हैं, आपके जो कैथोड रेज निकली थी यानी इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत। ओके, चार्जेस में भी, क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है या जिसको आप कैथोड रे कह रहे थे वो निगेटिवली चार्ज थी, और कैनाल रेज अपने आप में कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं यानी कि एनोड से निकल रहे हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे समझेंगे उसी। यहाँ पर क्या किया गया, गोल्डस्टीन ने आपको इतनी सारी चीजें बता दी। गोल्डस्टीन के बाद आते हैं रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने जिन्हें कैनाल रेज दिया, रदरफोर्ड ने उसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले गए टॉमसन के, और उन्होंने क्या किया, फिर से कोई ग्लास ट्यूब ली, ये ग्लास ट्यूब ली। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से एनोड और कैथोड लगा दिए। ये आपकी निगेटिवली चार्ज कैथोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एनोड है। ये वोल्टेज यहाँ पर दे दिया, सारी कंडीशंस रखी गई अच्छे से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में सिर्फ एक इस तरह से व्हील लगा दिया, दोनों कैथोड और एनोड के बीच में उन्होंने एक व्हील लगा दिया। अभी जब कनेक्ट किया गया तो उन्होंने क्या सोचा कि जो रेज निकल रही हैं, कैनाल रेज जिन्हें गोल्डस्टीन ने नाम दिया कि कैनाल रेज वहां से निकल रही हैं, क्या उन कैनाल रेज में किसी भी प्रकार का द्रव्यमान है या नहीं है। उस द्रव्यमान को देखने के लिए, यानी उन रेज में कोई कण ऐसे भी हैं जिनमें कि क्या होगा, द्रव्यमान पाया जाएगा, मास होगा जिनमें, वो देखने के लिए उन्होंने व्हील लगाया। और इस व्हील में क्या देखा कि जैसे ही कनेक्शन आया और यहाँ से क्या हुई,
कैनाल रेज चलना शुरू हुई, क्योंकि ये विजिबल तो होंगी नहीं, ये तो हम फ्लोरिसेंट ऑब्जेक्ट के कारण बता रहे थे। जब वो ग्लो कर रहा था तब हम कह रहे थे कि कोई तो रेज निकल रही है एनोड से। ओके, तो जैसे ही एनोड रेज यहाँ से निकलती हैं, या कैनाल रेज जिन्हें बोल रहे हैं, तो इस व्हील में क्या दिखता है, ये व्हील क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, घूमता है। पहिए के घूमने से क्या पता चलता है कि कुछ तो द्रव्यमान है, मास है, भार है, जिसके प्रेशर से, जिसके दबाव के कारण या जिसका बल लग रहा है, उससे पहिए में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यानी वो कण क्या होंगे, तो कण हो गए जो पहले ही पता चल गए थे, पहले उनको रेज बोला, अब रेज में क्या है, पार्टिकल्स है। चूंकि आपकी रेस कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, तो यानी वो पार्टिकल भी क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ओके, और पॉजिटिवली चार्ज कैसे हैं, अब बताया गया कि जितना चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे था उतना ही चार्ज इस पॉजिटिव पार्टिकल में भी होगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ठीक विपरीत होगा। विपरीत क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज था और ये जो पार्टिकल है नया, इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसी पार्टिकल को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। ओके, प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन के बारे में खोज हो गई। लेकिन जब उन्होंने द्रव्यमान का क्या देखा, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा, तो उन्होंने कहा ये जो कण है ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी है, ठीक है, थोड़ा नहीं काफी भारी था। क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ पर क्या देखा गया, मूवमेंट देखा गया, तो वो ज्यादा था किसके कंपैरिजन में, जब भी इलेक्ट्रॉन के केस में टॉमसन ने सेम आपका यही व्हील लगाया था बीच में, तो जब उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा था तो वो हल्का हुआ था। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कम होता है, और यहाँ पर जो आपका क्या है, प्रोटॉन है, उसमें द्रव्यमान ज्यादा होता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो एटम है आपका, क्या है, परमाणु है, उसका ज्यादातर जो क्या होता है, भार होता है, वो प्रोटॉन पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। ओके, तो अभी दो पार्टिकल ढूंढ लिए, क्या, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ओके, चार्जेस की बारे में बात कर ली है, तो इस पर जो चार्ज होगा आपका प्रोटॉन पे, वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है। ये चार्ज, इतना चार्ज पाया जाता है आपके प्रोटॉन, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड प्रोटॉन। ओके, जो हाइड्रोजन में था उसको प्रोटॉन कहा गया। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। लेटर अ नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट of atom. These particles were discovered by Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles when electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the proton was emitted. He named these particles as neutron. ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन के बारे में कि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोजे गए, अब जरूरत किसकी थी, न्यूट्रॉन को ढूंढने की। क्यों, अभी तक न्यूट्रॉन को खोजा क्यों नहीं गया, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट हुए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब पहले वाली कंडीशंस रखी गई, वहां पर सिर्फ नेगेटिव के बारे में बात किया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया गया, नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की गई। दूसरा जब एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड द्वारा किया गया, वहां पर पॉजिटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन दिखा या पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात की गई। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल था, हम क्या कह रहे हैं, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, तो वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिला। तो पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन कहां से आया, ठीक है, इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, 1H1 होता है। ठीक है, तो क्या देखा गया, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही क्या है, प्रोटॉन है।
क्योंकि हमने क्या बोला, एटम का द्रव्यमान किसके कारण है, इस प्रोटॉन के कारण है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 ही तो है। एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास एक ही होगा, हाइड्रोजन के केस। फिर क्या किया गया, सोडियम को देखा गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, अब यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 11 इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन भी कितने आए, 11 आए। 11 इलेक्ट्रॉन आए, 11 ही प्रोटॉन आए, तो मास कायदे से किसका होना चाहिए था, प्रोटॉन का ही होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं हम, एटम का पूरा मास निर्भर कर रहा है प्रोटॉन के मास पे, तो जितने प्रोटॉन है वहां पर उतना ही एटॉमिक मास होना चाहिए था एटम का। यानी जब 11 ही प्रोटॉन है तो सोडियम का एटॉमिक मास 11 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, ये तो 23 है। 23 में से -11 करेंगे तो 12 आपके कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, 12 चीज कुछ और है, यानी 12 संख्या में वहां कोई और चीज उपस्थित है। 11 में अगर पॉइंट में डिफरेंस होता तो हम मान लेते कि ऊपर नीचे चलो चल रहा है कि एटम मतलब 11 प्रोटॉन है पर एटॉमिक मास 12 हो गया सपोज, तो इसको ये एक्सेप्टेड था। लेकिन यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है 11 के बाद। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपका एटॉमिक मास है, ये 23 एटॉमिक मास है सोडियम का। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज केनाल रेज की बात की जा रही थी, वो प्रोटॉन सारे पूरे एटम का एटॉमिक मास समाहित करके रखता है अपने आप में। यानी अगर किसी भी चीज का हमें एटॉमिक मास देखना है तो हमें देखना है उसमें प्रोटॉन कितने। अभी तक डिस्कवरी से ये पता लगा था। हमने हाइड्रोजन का देखा तो हमने बोला हाँ 1 एटॉमिक मास है, 1 ही प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद हमने सोडियम को देख लिया, सोडियम में 11 प्रोटॉन है लेकिन एटॉमिक मास 23 कैसे हो गया, एटॉमिक मास भी 11 ही होना चाहिए था, लेकिन 11 नहीं हुआ। यानी ये 12 जो पार्टिकल हैं, 12 एटॉमिक मास का जो डिफरेंस आ रहा था, दैट मीन्स कि वहां पर कोई और पार्टिकल भी उपस्थित है जिसका कि द्रव्यमान क्या कर रहा है, पूरे एटम के द्रव्यमान को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, तो वो निकालने के लिए चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसके बाद और भी एटम्स ले लीजिए आप, और एलिमेंट्स ले लीजिए, कार्बन का देख लीजिए 6C12 होता है। ठीक है, वहां पर भी आपको क्या दिखते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 अन्य कोई पार्टिकल होगा। तो वो पार्टिकल किसके थे वो ढूंढना जरूरी था, तो चैडविक ने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने लिया बेरिलियम। बेरिलियम लिया, इस बेरिलियम की रिएक्शन कराई उन्होंने हीलियम से, या आप क्या कहेंगे एल्फा पार्टिकल्स। एल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, एल्फा रेज आप कहेंगे, या एल्फा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। यानी इस हीलियम को कैसा बना दिया गया था, He2+, 2 पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए होंगे तो इसमें सिर्फ क्या रह जाएंगे, 2 प्रोटॉन रह जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन रह जाएंगे, ये बोला जाएगा। ओके, तो बेरिलियम और हीलियम की रिएक्शन कराई जाएगी, या क्या कहा जाएगा कि बेरियम पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की जाएगी तो उस केस में क्या होगा। ये रिएक्शन कैसी थी, न्यूक्लियर रिएक्शन थी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हटा दिए, इलेक्ट्रॉन वहां पर है ही नहीं। केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहे हो, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर शेयरिंग कर रहे हो कहीं पर इलेक्ट्रॉन, तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन कहां पर बोलते हैं, जहां पर न्यूक्लियस डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है किसी रिएक्शन। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती हैं या ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की, जो कि एक न्यूक्लियर यानी नाभिकीय अभिक्रिया थी। इस केस में क्या होता है आपका, 4 परमाणु क्रमांक और 2 परमाणु क्रमांक मिलकर के 6 परमाणु क्रमांक बनाते हैं, और 6 परमाणु क्रमांक आपका किसका है, कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, और उसका एटॉमिक मास या परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में भिड़े या इनकी लड़ाई हुई, या हम क्या कहेंगे, इन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, और उसमें बहुत भयंकर जो न्यूक्लियर अभिक्रिया हुई, उसके बाद 6C12 आपको मिला।
तो आपका परमाणु क्रमांक क्या था, 4 और 2 ने मिलकर के तो 6 बना दिया, लेकिन ये 9 + 4 कितना होना चाहिए, यहाँ 13 होना चाहिए था, पर ये 13 नहीं हुआ, ये 12 ही हुआ। यानी यहाँ पर एक ऐसा और कण होगा जिसका परमाणु क्रमांक तो 0 है, ठीक है। इस चार्जेस जिस पर कुछ नहीं है, परमाणु क्रमांक यानी चार्जेस जिस पर कुछ नहीं है, परमाणु क्रमांक आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है ना, चार्जेस नहीं है लेकिन उसका 1 यूनिट मास है, यानी द्रव्यमान है उसमें कुछ ना कुछ, तो वो आपका क्या था, वो पार्टिकल यहाँ पर निकला आपका, जिसे क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ओके, न्यूट्रॉन था, और न्यूट्रॉन उसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो न्यूट्रल था, उदासीन था। इसीलिए जब क्या किया गया, थॉमसन द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो वहां पर भी नहीं निकला बाहर, वहां पर भी वो कहीं एटम में अपने आप चुपचाप शांत अवस्था में था, डिफ्लेक्शन नहीं दिया उसने, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी भी चार्ज से, क्योंकि उसके पास अपने आप में कोई चार्ज नहीं था। दूसरा, जब भी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर भी क्या हुआ, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी वो एटम में शांत अवस्था में बैठा हुआ था, क्योंकि उस पर चार्जेस ही नहीं है, तो वो ना तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। इसीलिए उस पार्टिकल को जो यहाँ पर निकला, इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया क्योंकि वो न्यूट्रल था। लेकिन वो पार्टिकल क्या था, हैवी था, यानी उसमें मास था, और कितना हैवी था, आपका जो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उससे थोड़ा सा ही है। ओके, और यानी इस चीज से पूरे उससे क्या समझ में आता है, सबसे हल्का पार्टिकल आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन से भारी कौन सा है आपका, प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इसका मास थोड़ा लगभग सेम होता है, पर आप कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन से हल्का होता है। कौन, प्रोटॉन। इस तरह से। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लास्ट में इसी वजह से हुई क्योंकि उस पर आवेश नहीं था, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, वो कुछ भी इस प्रकार से उसकी कोई भी प्रतिक्रिया वहां पर देखने को नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, देन आपका किसका आया, प्रोटॉन का आया, देन लास्ट में न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन आपका, और प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, देन न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपके कितने पार्टिकल्स ढूंढे गए हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल्स हैं। चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितना होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे, पॉजिटिव में होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, 0 चार्ज होता है। ओके, जो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, अपने आप में न्यूट्रल। ओके, इतना समझ लिया चार्जेस के बारे में, को नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में मास नोट करेंगे कि मास इन पर कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपका 9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg इतना मास हो, ठीक है। प्रोटॉन के मास की बात करेंगे, इन दोनों का मास लगभग थोड़ा सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास इससे ज्यादा होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg।
तो आप देख रहे हैं माइनस में पावर के घटने का मतलब क्या है, वैल्यू का बढ़ना। तो यानी -31 kg क्या है, हल्का है, एज कंपेयर टू -27 kg पावर में। 10 की पावर -27 क्या होगा, ज्यादा भारी होगा, किसकी तुलना में, 10 की पावर -31 kg की तुलना में। यानी जो क्रम मैंने आपको बताया था कि सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होगा, उससे थोड़ा हैवी क्या होगा, आपका प्रोटॉन होगा, और सबसे भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। ओके, अभी इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन जो आपका एटम है जिसकी बात की जा रही थी, जिसको डाल्टन ने क्या कहा, इनडिविजिबल कहा, यानी अविभाज्य है, वो अब अविभाज्य नहीं रहा। डाल्टन के मॉडल की वो क्या आ गई, कमी आ गई। उसकी कमी ये आई कि उसने इनडिविजिबल जिसको बोला वो इनडिविजिबल नहीं रहा। तो किसकी खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, उनके चार्जेस की खोज हो गई कि किस प्रकार का आवेश तीनों पर है, और किसकी खोज हो गई कि द्रव्यमान कितना है। सारी चीजें क्लियर हो गई कि इतने सब एटॉमिक पार्टिकल में से मेन ये 3 पार्टिकल्स हैं जो आपके सभी एटम्स में पाए जाएंगे। बाकी क्या हो सकता है, बाकी पार्टिकल्स या जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कहीं उपस्थित हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते। ओके, इतनी चीजें पता चल गई। अब बारी किस चीज की थी, इनके लोकेशन को जानने की, यानी क्या ये एटम में कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, या फिर इनकी स्थिति कहीं कहीं पर, या इनकी स्थिति कैसी है, फिक्स्ड है कि ये यहीं पर ही रहे। ठीक है, वो जानने के लिए क्या करेंगे, सभी लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिस्ट, और एक एक करके अपने क्या देंगे, थ्योरीज देंगे या फिर मॉडल देंगे, जिनको आप आगे किस में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एटॉमिक मॉडल के बारे में अलग अलग चीजें आई, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दी। वो मॉडल्स किस लिए थे, उस इलेक्ट्रॉन जिसकी बात हम कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एटम के अंदर, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, और जो न्यूट्रल आपका क्या है, पार्टिकल है वहां पर न्यूट्रॉन, वो कहां पर स्थित है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए। Observation obtained from the experiments mentioned in the previous section have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. Different atomic models were proposed to explain the distribution of these charged particles in an atom. Although some of these models were not able to explain the stability of atoms, two of these models proposed by J.J. Thomson and Ernest Rutherford are discussed below. ठीक है, अलग अलग मॉडल्स आए, जिसे हमने क्या कहा कि सबसे पहले 1808 में डाल्टन ने थ्योरी दी थी, मॉडल अपना दिया था किससे रिलेटेड, एटम से, जिसे उन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजिबल है आपका, ठीक है, अविभाज्य है कण या एटम। लेकिन वो बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, तो वो मॉडल क्या हो गया, वहां पर फेल हो गया या उसकी कमी हो गई। बाद में अलग अलग मॉडल्स आए समझाने के लिए एटम के बारे में, तो जिसमें हम 2 मॉडल्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपका पहला है J.J. थॉमसन का मॉडल, और दूसरा क्या है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ओके, पहला है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या J.J. थॉमसन भी आपका इन्हें बोलते हैं, J.J. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। J.J. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि जैसे आपका वाटरमेलन होता है, ठीक है, क्या होता है, वाटरमेलन यानी तरबूज होता है, या आपने केक देखी होगी, प्लम पुडिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो देखा होगा। तो जिस प्रकार से तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है और उसमें काले बीज क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो इसी तरह से आपका क्या होगा, धनावेश होगा पूरे एटम में। जैसे रेड पार्ट हो गया वाटरमेलन का, तरबूज का खाने वाला, तो वो लाल भाग क्या बता रहा है कि एटम में इसी तरह से धनावेश पाया जाएगा, और उस खाने वाले पार्ट में जिस तरह से काले बीज बिखरे हुए हैं, वो काले बीज किसके हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए एटम के अंदर, यानी ऋण आवेश बिखरा हुआ है एटम के अंदर। इस तरह से उन्होंने क्या बताई, स्थिति बताई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ओके,
तो क्या बताया जे थॉमसन ने कि धनावेश पूरे एटम पे रहता है और उस पूरे पॉजिटिव चार्ज पे, धनावेश पे, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, यानी निगेटिव चार्ज स्प्रेड रहता है। ओके, तो ये आपका क्या था, रेड वाला पार्ट क्या था आपका, यहाँ पर रेड वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी प्रोटॉन हो गया। और उस प्रोटॉन में क्या है, ये जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं, किसके, वाटरमेलन के, जिन्हें उन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन हो। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं। तो आपको दिख रहा है, ये अगर पूरा आपका क्या है, एटम है, जितना ऑरेंज पार्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये ऑरेंज पार्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यानी पूरा प्रोटॉन है, और उसमें सिर्फ ये कहीं कहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं या पाए जा रहे हैं। यही थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। जे थॉमसन in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. शेप की बात की उन्होंने, जिस तरह से वाटर स्फेरिकल है, वाटरमेलन स्फेरिकल है आपका, उसी तरह से एटम भी क्या करेगा, इसकी शेप को रिजेंबल करेगा। दैट मीन्स कि वो भी कैसा होगा, आपका स्फेरिकल शेप की तरह में होगा या एक गोले की भांति होगा। स्फेरिकल शेप, रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10, इतना मीटर इसका क्या होगा, साइज होगा, रेडियस का साइज जो उन्होंने बोला, तो यानी बहुत छोटा होगा आपका एटम, ठीक है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, पूरे गोले के ऊपर क्या है, धनावेश है, समान रूप से पाया जा रहा है। ओके, the electron are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement, ठीक है। और उस पॉजिटिव चार्ज में, उस धनावेश में या प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपके पाए जा रहे हैं या इस तरह से बिखरे हुए हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है एक बहुत अच्छा, ठीक है। इतना समझ गए, ये किसने बोला, थॉमसन ने बोला। और क्या दे रहा है, वो एटम को स्टेबिलिटी दे रहा है, इस तरह से वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वॉटम, ठीक है। तो इस थॉमसन के मॉडल, जो मॉडल था उनका, इसको अलग अलग नाम दिए गए, जिसमें से कि क्या आपका प्लम पुडिंग भी इसको कहा गया, रेजिन पुडिंग कहा गया और वाटरमेलन, ठीक है, यानी तरबूज मॉडल। थॉमसन का तरबूज मॉडल भी लिखा हुआ आता है कहीं पर क्या आता है, प्लम पुडिंग मॉडल लिखा हुआ आता है, कहीं पर रेजिन मॉडल लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि तरबूज में जिस तरह लाल भाग है खाने वाला, उसी प्रकार एटम में वो लाल भाग क्या है, धनावेश है, और जिस तरह से उसमें काले बीज बिखरे हुए हैं, तो उस धनावेश में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, और वो इस अरेंजमेंट में रहते हैं कि आपका स्टेबिलिटी देते हैं एटम को। ओके, और अपने आप में आपका एटम क्या हो जाता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ओके, तो इस थॉमसन के मॉडल को हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।